किससे मध्य प्रदेश के पहले एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के उस मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे जो एक समय पे शिखर पे पहुंची, वापस नीचे आई, आज वापस शिखर पे हैं। उमा भारती जी, एक साध्वी, एक तूफान, एक अन्य कही कहानी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 3 मई 1959 मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में डुंडा गांव में एक साधारण लोधी किसान घर में 4 भाइयों में एक सबसे छोटी बहन जिसका नाम होता है उमा। लोग बताते थे कि वो सिर्फ 4 साल की थी, तब से वो धार्मिक कथाओं में सबसे आगे बैठा करती थी। ऐसा भी बताया जाता है कि उमा भारती जी मात्र 5 साल की उम्र में सब कुछ कंठस्थ कर लेती थी, मतलब हर भजन उनको कंठस्थ रहते थे। वो गाँव के मंदिरों में बैठा करती थी और भजन सुनाया करती थी, जिसको सुनकर गाँव के सभी लोग हैरान हो जाते थे। अगर हम शिक्षा की बात करें तो उमा भारती मात्र 6ठी क्लास तक की शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें धार्मिक ग्रंथों का बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। रामचरितमानस हो गई, गीता हो गई, विवेकानंद की किताबें हो गई, ये सब उन्हें कंठस्थ याद थी। फिर आता है एक दिन जब ग्वालियर की राजमाता विजयराज सिंधिया जी एक कथा में पहुंचती हैं और वहाँ पे वो उमा भारती जी को सुनती हैं। उमा भारती जी ने गीता के श्लोक सुनाए और उसे सुनते ही विजयराज सिंधिया जी ने ये बोला कि ये बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, इसे राजनीति में लाना होगा, ये आगे चल के हमारे देश की आवाज बनेगी। और इसी एक मुलाकात ने उमा भारती की जिंदगी बदल दी। फिर आता है 1984 का समय, लोकसभा चुनाव था और खजुराहो की सीट थी। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस की एक लहर थी, जिसकी वजह से उमा भारती ये चुनाव हार जाती हैं। लेकिन हारने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि वो फिर से उठेंगी और फिर से लड़ेंगी। फिर आया 1989 का समय, उसी खजुराहो के सीट पर कांग्रेस के दिग्गज चतुर्वेदी जी को उमा भारती ने 1,93,000 वोट से हराया। फिर 1991, 1996 और 1998 वो 4 बार लगातार सांसद बनी। इन सबके बाद लोग भी कहने लगे थे ये कोई साधारण साध्वी नहीं है, ये एक तूफान है। अगर हम उमा भारती के पॉलिटिकल करियर के अलावा बाकी चीज के बारे में बात करें तो उस चीज के लिए मैं आपको 1990 में लेके जाना चाहूंगी। 90s के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने उफान पर था। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकल रही थी और उस रथ यात्रा की सबसे तेज और सबसे जोशीली आवाज थी उमा भारती की। उन्हीं का दिया हुआ नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज के समय में ये नारा हर बच्चे के जवान पे है। जब तक भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक हम ट्रेन के साथ नहीं देखेंगे। अयोध्या में हम जाते रहेंगे, हम जाते रहेंगे। फिर समय आता है 6 दिसंबर 1992 का, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया जाता है। उमा भारती वहाँ पे मौजूद थी। लिब्राहन आयोग ने उन पे उकसाने के आरोप भी लगाए, लेकिन उमा भारती ने कभी भी माफी नहीं मांगी और उन्होंने ये कहा भी कि मैं वहाँ पे थी और मैंने सब देखा और इस चीज की मैं नैतिक जिम्मेदारी भी लेती हूँ। जेल भी जाना पड़ा तो जरूर जाऊंगी, लेकिन राम का मंदिर तो बनवाना ही है। मेरी आस्था इस पर है कि वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और बहुत जल्दी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इसमें किसकी मैं आशा रखती हूँ, इसका मैं विश्वास रखती हूँ। मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की है, मैं इससे कभी पीछे नहीं हटी हूँ। मैंने कभी खेद व्यक्त नहीं किया है, मैंने कभी कोई प्रायश्चित नहीं किया है इसका, बल्कि इस पर गर्व महसूस किया है, संतोष महसूस किया है। और राम मंदिर के निर्माण के लिए मुझे जेल जाना पड़े मैं जाऊंगी, मुझे फांसी पर लटकना पड़े मैं लटकूंगी। सालों बाद जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास रखा गया और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये सभी चीज उमा भारती लाइव देख रही थी और रो रही थी और ये कह रही थी कि मेरे जो 7 साल का सपना था आज वो जाके साकार हुआ है। बीजेपी नेता उमा भारती का नाम सबसे आगे लिया जाता है। जब प्राण प्रतिष्ठा के दिन दोनों समारोह में पहुंची तो अपने खुशी के आंसुओं को रोक नहीं सकी और गले मिलकर खूब रोई। कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन ये तस्वीर राम मंदिर आंदोलन, भक्तों की कुर्बानी, आक्रांताओं का अत्याचार और अपने राम को घर दिलाने की तपस्या करने वाले संत साधुओं की पूरी कहानी बताती है। यानी कि जो सपना उन्होंने 7 साल की उम्र में देखा आज वो जाके पूरा हुआ। खैर, अब हम वापस लेके चलते हैं आपको उमा भारती के राजनीतिक सफर पे। साल था 1999 का, जब उमा भारती खजुराहो की सीट को छोड़ के भोपाल की सीट से चुनाव लड़ती हैं। उस चुनाव में उमा भारती ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी को 1.5 लाख वोटों से हराया। देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और उमा भारती जी को बहुत सारे मंत्रालय दिए गए। पहले उन्हें पर्यटन, फिर युवा, फिर खेल, उसके बाद कोयला और आखिर में उन्हें खान मंत्रालय दिया गया। मतलब कि बहुत ही उपयुक्त और जरूरी मंत्रालय उमा भारती जी को दिए गए थे। खैर, अभी तो उमा भारती जी की असली परीक्षा होना बाकी थी।
साल आता है 2003 का। साल 2003 मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। दिग्विजय सिंह पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री रह चुके थे और एक तरीके से लोग उनसे थक भी चुके थे। और इसी समय बीजेपी ने उमा भारती को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। उमा भारती ने पूरे प्रदेश में ऐसी लहर मचाई कि 230 सीट में से 173 सीट उमा भारती को मिली, यानी कि बीजेपी को मिली। और उसी समय कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को मात्र 38 सीट मिले। फिर आता है समय 8 दिसंबर 2003 का, जब मध्य प्रदेश को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलती है, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। लोग उस समय कहते थे कि ये एक चमत्कार है। सूबे में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती जी का बनना सच में एक चमत्कार था, लेकिन ये सुख सिर्फ 8 महीने तक रहा। 1994 का उमा भारती का एक हुबली दंगा के सामने आ जाता है। कर्नाटका के एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था, और इसी दबाव के कारण उमा भारती को अपने मुख्यमंत्री सीट से इस्तीफा देना पड़ गया था। इसके बाद जो चीज हुआ वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन कहानी है वो मुझे आपको सुनानी ही पड़ेगी। उमा भारती जी चाहती थी कि उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान जी को चुना, और ये चीज उमा भारती को बर्दाश्त नहीं हुई। कई किताबों में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि 2005 में उनकी लाल कृष्ण आडवाणी जी से सामूहिक तौर पे एक बहस भी हो गई थी। ये बहस बीजेपी मुख्यालय के सामने हुई थी और सबके सामने हुई थी, जिस चीज के बाद उमा भारती को पार्टी से निकाल दिया जाता है, और फिर उमा भारती एक नए पार्टी का गठन करती हैं। पार्टी का नाम था भारतीय जनशक्ति पार्टी। 2008 में उमा भारती की अगुवाई में जनशक्ति पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें सीट मिली मात्र 7। पार्टी पूरी तरीके से असफल रही, लेकिन उमा भारती अभी तक रुकी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं फिर से लौटूंगी। फिर आता है समय 2011 का। उमा भारती की फिर से बीजेपी में वापसी होती है। 2012 में उत्तर प्रदेश के चरखारी से उमा भारती विधायक बन के आती हैं, और 2014 में झांसी से लोकसभा चुनाव जीतती हैं। और जैसा कि आप लोग को याद ही होगा कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और इसी सरकार में उमा भारती को भी जगह मिलती है मंत्रिमंडल में। उमा भारती को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय मिलता है। नमामि गंगे परियोजना उन्हीं की देन थी, जिनको उन्होंने बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाया। और 2 साल बाद उनके मंत्रालय को बढ़ा दिया जाता है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भी उन्हें दिया जाता है। 2019 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन उमा भारती का मध्य प्रदेश से लगाव आज भी उतना ही है जितना 2003 में था। उमा भारती आज भी मध्य प्रदेश सरकार को कई बार क्रिटिसाइज करते हुए नजर आती हैं, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो। कई बार उमा भारती का क्रिटिसिज्म आपको इन दोनों ही के प्रति देखने को मिल जाएगा। जब मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें खुली थी, तो वो उमा भारती ही थी जिन्होंने उन पे पत्थर फेंके थे। उमा भारती ने कहा था कि जब तक शराबबंदी नहीं होगी तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। कौन दहशत में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ, एक साल 6 महीने में ऐसी हालत में जरूर कर दूंगी कि दर्शक में आ ही जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे, शासन और प्रशासन का तंत्र आ जाएगा, करना पड़ेगा। भय बिन प्रीत न होए गोसाई। एक बार उन्होंने वॉलमार्ट को धमकी तक दे दी थी, अगर भारत में आए तो दुकानें जला दूंगी। एक किस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई उमा भारती ने कभी भी शादी नहीं की, लेकिन हाँ, कई जगह पे आपको ये चीज पढ़ने को मिल जाएगी कि उमा भारती शादी के बहुत ही ज्यादा करीब थी। कई सोर्सों से ये चीज पता चलता है कि गोविंदाचार्य जी से उमा भारती के अच्छे संबंध थे, लेकिन उमा भारती के भाई स्वामी प्रसाद लोधी ने उनकी शादी नहीं होने दी। हालांकि इस चीज का उमा भारती ने बाद में स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रह्मचार्य का प्रण ले लिया है, शादी उनके रास्ते में है ही नहीं। एक और किस्सा है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब उमा भारती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो वो तिरुपति बालाजी गई, और तिरुपति बालाजी जाके उन्होंने अपने सर को मुंडवा लिया। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले उन्होंने मन्नत मांगी थी, और चुनाव होने के बाद इसलिए वो तिरुपति बालाजी आई हैं और उन्होंने अपने बाल को अर्पण कर दिया। खैर, उमा भारती जो सिर्फ 6वीं पास थी, उन्होंने देश की सबसे बड़ी पार्टी को सत्ता दिलाई थी। उमा भारती जिन्होंने साध्वी का चोला तो पहना, लेकिन राजनीति को कभी भी नहीं छोड़ा। उमा भारती जिन्होंने राम मंदिर के लिए आवाज उठाई, उसके लिए संघर्ष करा और उसी चीज को अपने आंखों से बनता हुआ भी देखा। उमा भारती जिन्होंने बीजेपी से बगावत की, पार्टी से निकाली गई और फिर वापस आ गई। आज भी वो कहती है कि मैं अभी तक खत्म नहीं हूँ, मेरा संघर्ष अभी तक जारी है। उमा भारती जी के और भी कई अनसुने किस्से हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आगे उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। कैसे प्रहलाद पटेल को उन्होंने ऑब्लाइज करा और आज के समय वो एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं। कैसे शिवराज सिंह चौहान को लेके उनकी पार्टी में खींचतान हुई, किस तरीके से
2003 में अपने इस्तीफे के बाद बाबूलाल गौर को उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बनाया। क्या कसम दी थी उन्होंने बाबूलाल गौर को, जो कि पूरी नहीं हुई थी। क्या हुआ था भाजपा कार्यालय के बंद कमरों में, जिनके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। कैसे सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। इसी तरीके कई सारे अनसुने किस्से जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आप अगर मध्य प्रदेश से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं और वो किस मंत्री का देखना चाहते हैं, वो भी मध्य प्रदेश के, आप वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश की बाकी खबरों के लिए आने वाले समय पे इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी। आपके प्रमुख एंकर मैं ही रहूंगी, लेकिन अगर मेरे साथी का भी वीडियो आता है तो वो भी आपको जरूर देखना है और उतना ही प्यार देना है जितना कि आपने मुझे दिया। हमें मध्य प्रदेश के विचारों को दोबारा से खड़ा करना है और किस्से को जानना है, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खैर, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।